सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश लेकर के आया हूँ डिटेल्ड रिव्यू सर्पद्वंद का। और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने कल ही चैनल पे अपलोड किया था और मैंने इसको कल रात को ही इसका वीडियो डालने की कोशिश करी। तो पहले मैंने इसको रीड करा, पढ़ा इसको मैंने, और मुझे कुछ समझ नहीं आया। काफ़ी फास्ट पेस हुई थी। और सर्पद्वंद मैंने जो मेरा कॉमिक्स कलेक्शन था उसमें रख रखी थी, तो मैंने कहा इसको बिना पढ़े ही काम चल जाए, पर वो गलती थी मेरी। तो आज मैंने फिर से पहले सर्प सत्र को पढ़ा पूरा, उसके बाद मैंने सर्पद्वंद को पढ़ा, तब जा करके थोड़ा तालमेल बैठ पाया। रही बात इस पॉली बैग की जो मैंने अभी निकाला है, ये पॉली बैग ना तो सर्प सत्र के साथ मिला था, ना ही सर्पद्वंद के साथ मिला था। ये मुझे मिला था फिर आया बाकीलाल के साथ में, और उसके बाद में जो बाकीलाल का नेक्स्ट कॉमिक्स आया था मुसीबत का खेल, उसके साथ भी कोई पॉली बैग नहीं मिला था। वरना मैंने सोचा था कि फिर आया बाकीलाल के बाद से जो ये परंपरा शुरू हुई थी पॉली बैग देने की, अगर वो आगे भी कंटिन्यू रहती तो ये कॉमिक्स थोड़ी सेफ़ रहती। अभी जो सुबह सुबह ओस वगैरह पड़ती है तो कॉमिक्स का शेप बदल जाता है। देखिए इसको भी मैंने थोड़ा सा, इसका कवर का शेप वगैरह देख पा रहे होंगे, थोड़ा वेवी सा शेप हो जाता है लहर की तरह। क्या तो फिर आया बाकीलाल की पॉली बैग काम आ गई। मुसीबत का खेल के साथ मिल जाता था अगर, तो इसमें भी काम हो जाता। क्या छोड़ते हैं इस चीज़ को बात करते हैं सर्प सत्र की। तो कवर आर्ट दोनों का आपके सामने है। मुझे तो सर्प सत्र वाला बेटर लग रहा है ज़्यादा, क्योंकि इसमें नागराज का एक सेंटर में है, वो काफ़ी वो एक अच्छा लग रहा है। और बाकी पानी जैसा इसमें थोड़ा सा। और हाँ, इन दोनों कवर में एक सिमिलरिटी है, एक डिफरेंस है। सिमिलरिटी ये है कि दोनों ही कवर अनुपम सिन्हा जी ने पेंसिलिंग करी है, दोनों बनाए हैं। और सर्प सत्र का जो कवर इंक करा है वो जगदीश कुमार जी ने इंक करा है, और सर्पद्वंद का जो कवर इंक करा है वो विनोद कुमार जी ने करा है, जो कि मेरे फेवरेट इंकर है। पर फिर भी मुझे ये कवर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये सर्पद्वंद है, यहाँ पे भी द के नीचे आधा द और पूरा व है, यहाँ पे भी आधा द और पूरा व है। तो सर्पद्वंद नहीं है, सर्पद्वंद है, ड्यूअलिटी वाला द्व, सर्पद्वंद। खैर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पहले सर्प सत्र का पूर्व सार देख लिया जाए। पूर्व सार हालांकि सर्पद्वंद में भी दिया गया है, बट आप इस पूर्व सार के भरोसे मत रहना। आप अगर आप सर्पद्वंद पढ़ने का प्लान कर रहे हैं तो आप सर्प सत्र जरूर पढ़ना। पूर्व सार इसमें दिया गया है। पूर्व सार की बात यहाँ करते हैं। तो सर्प सत्र जब आया था फर्स्ट टाइम, बिग साइज़ का फर्स्ट कॉमिक्स बना था ये राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी में, और इस साइज़ को काफ़ी फॉलो करा गया। अब जो भी न्यू रिलीज़ आ रही हैं, जहाँ तक मुझे पता है 5 कॉमिक्स इस साइज़ में आ चुकी हैं। सर्प सत्र सर्पद्वंद 2 कॉमिक्स हैं, और बाकीलाल की 3 कॉमिक्स आ चुकी हैं। फिर आया बाकीलाल, मुसीबत का खेल और पिट्ठू गर्म। इसी के साथ मैंने अभी जो मनोज कॉमिक्स का एक बिग साइज़ कॉमिक्स का एक अनबॉक्सिंग करा था, तब मैं कंपेयर नहीं कर पाया था। 8 कॉमिक्स थी उसमें, तो वो देखिए मैंने अभी जैसे कंपेयर करने की कोशिश करी तो लेंथ में थोड़ी सी ज़्यादा निकल करके आती है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो साइज़ है सर्प सत्र का, वो अमर चित्र कथा के रफली इक्वल साइज़ है। तो वो डिफरेंस, ये डिफरेंस था। तो आई थिंक ये जो मनोज कॉमिक्स वाली जो ये बिग साइज़ कॉमिक्स है, ये शायद पूरा का पूरा अमर चित्र कथा को फॉलो करती होगी। मे बी इसका इसलिए ये साइज़ रखा गया हो। खैर, तो राज कॉमिक्स में जो भी बिग साइज़ कॉमिक्स आ रही हैं, 5 न्यू कॉमिक्स, और उसके अलावा जो 2-in-1 कॉमिक्स थे, राजनगर की तबाही, प्रलय विनाश, वो जो पूरा था, 3 सेट उनके नागराज ध्रुव वाले, और 2 सेट 4 and 4-5 कुछ और अदर कैरेक्टर्स के भी आए थे। तो 5 सेट आ चुके हैं अब तक टोटल बिग साइज़ के, इन न्यू कॉमिक्स से जोड़े। तो वो सब में यही साइज़ है। तो ये है मनोज गुप्ता जी वाला बिग साइज़। और मनोज गुप्ता जी के ही पब्लिकेशन में हमको एक सुपर साइज़ और देखने को मिलता है, जो एक नॉर्मल कॉमिक्स से डबल साइज़ का होता है। और ये एक और शक्ति कॉमिक्स की बेताल कॉमिक्स रखी हुई है। इसका कवर भी अनुपम सिन्हा जी ने बनाया है और इंकिंग जगदीश जी ने की है। सिर्फ इसीलिए मैंने इसको परचेज़ किया था। बाकी स्टोरी मैंने अभी तक नहीं पढ़ी। इसको अगर कंपेयर करें, ये भी थोड़ी सी लेंथ में आगे निकल कर जाती है। यानी कि अगर हम अलग अलग पब्लिकेशन का देखें तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आपको मिल ही जाता है। ये बेताल जो है थोड़ी सी 1/2 सेंटीमीटर, आप ये समझ लो, थोड़ी सी बड़ी है, और 1 सेंटीमीटर के आसपास अलाउद्दीन बड़ी है। खैर, साइज़ कंपेरिजन कई बार हो चुका है, छोड़ते हैं इस चीज़ को। आते हैं फिर से सर्प सत्र पे। तो सर्प सत्र फर्स्ट टाइम बिग साइज़ में हमको देखने को मिला, और बहुत शानदार एड इसमें देखने को मिले। इसका जो कवर था वो डबल स्प्रेड देखने को मिला था हमें। सर्प सत्र का एक डबल स्प्रेड कवर देखने को मिला था कंप्लीट। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर जो सर्पद्वंद है उसका सिर्फ फ्रंट कवर ही न्यू है। बैक साइड में एक्चुअली सर्प सत्र का एक ऐड था जिसको यूज़ किया गया है। ये ऐड हमको आज़ादी की ज्वाला में देखने को मिला था। आज़ादी की ज्वाला में 2 हमको सर्प सत्र के ऐड देखने को मिले थे, उनमें से एक यहाँ पे यूज़ किया गया है। और पूर्व सार जब सर्पद्वंद में बताया गया उसमें भी इस चीज़ को, इसी आर्ट को यूज़ किया गया है। तो एक ये डिफरेंस आता है, सर्प सत्र में आपको डबल स्प्रेड कवर मिलता है। दूसरा, यहाँ पर मनोज गुप्ता जी का जो एडिटोरियल है, सेम ऐसा ही इसी आर्ट को यूज़ करके आपको सर्पद्वंद में मिलेगा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। और
इस बार जो कवर क्वालिटी है, बिग साइज़ 4 एंड 4.5 की कवर क्वालिटी हमको शिकायत थी। पेज क्वालिटी में मतलब सर्प द्वंद्व जैसी नहीं दी उन्होंने, ना ही सर्प सत्र जैसी, ऐसा कवर नहीं देते। जैसे ये कवर है, देखिए ये प्रेम ग्रंथ एक न्यू सीरीज आने वाली है 2022 में, सुपर कमांडर ध्रुव की, उसका ऐड है, तो कितना अच्छा कलर वगैरह लग रहा है। बस ये मुझे शिकायत थी कि वो 4 एंड 4.5 का जो इनसाइड वाला पार्ट था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और थोड़ा सा हार्ड भी था, जो काफ़ी आगे इन फ्यूचर के लिए ठीक नहीं था। तो खैर सर्प द्वंद्व में ऐसा कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं है, बेस्ट क्वालिटी का हमको कवर और पेपर सब कुछ बेस्ट क्वालिटी का मिलता है। मतलब सर्प सत्र एंड सर्प द्वंद्व ये बेस्ट क्वालिटी है राजकुमार इसमें मनोज गुप्ता जी की, हर तरीके से, चाहे आप साइज़ की बात करें, चाहे पेपर क्वालिटी की बात करें, चाहे प्रिंटिंग की बात करें, चाहे आप कवर क्वालिटी की बात करें। तो सर्प सत्र में हमको ये चीज़ें देखने को मिली थी उस समय, और कुछ ऐड देखने को मिले थे हमें, काफ़ी ऐड देखने को मिले थे, क्या नहीं ज़्यादा ऐड देखने को नहीं मिले थे। 48 पेजेस इसमें टोटल निकल करके आते हैं सर्प सत्र में। 44 पेजेस तक स्टोरी थी, और 4 मतलब कि 4 ऐड थे, 2 पेज अगर हाथ में ले इस तरीके से। तो सर्प द्वंद्व का ऐड था, और सर्प द्वंद्व में ये सर्प स और ये मिले हुए थे। तो किसी भाई ने फेसबुक पे सर्प दंदु लिखा था, मैंने कहा सर्प दंदु नहीं है, ये सर्प द्वंद्व है। हालांकि इस टाइटल से साफ क्लियर हो रहा है कि सर्प द्वंद्व है। तो उन्होंने कहा सर्प दंदु कब आएगी, मैंने सर्प दंदु कभी नहीं आएगी, सर्प द्वंद्व आएगी। क्या बहुत शानदार ऐड था अनुपम सिन्हा जी का। तो 4 ऐड हमको देखने को मिले थे, सर्प द्वंद्व, आज़ादी की ज्वाला, फिर आया बाकीलाल। इसके बाद तो 3 कॉमिक्स आ चुकी है बाकीलाल की। फ्लैट कलरिंग होती है उसमें, मैपली तो पेपर्स होते हैं तो जल्दी आ जाती है। और 13 घंटे का ऐड है, अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है। विश्व रक्षण 2 कलेक्टर एडिशन का एक कॉम्बो था, जो कुछ डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए, तो कुछ खास नहीं मुझे लगा नहीं, पर और काफ़ी सस्ता भी बिका वो, और 25% ऑफ तक मिला था वो दीपावली पकौड़ा में, अभी भी शायद कुछ वेबसाइट से मिल रहा हो। तो खैर इस तरीके के 44 पेजेस की स्टोरी थी, और 44 पेजेस में भी आगे, खैर आगे तो कुछ नहीं था, पूरा कंप्लीट स्टोरी 44 पेजेस की कंप्लीट स्टोरी थी। 4 ऐड इसमें थे मतलब कि। और सर्प द्वंद्व की अगर हम बात करें तो लास्ट तक स्टोरी है 47 पेजेस तक, 47 पेजेस तक स्टोरी है। सिर्फ एक ऐड दिया हुआ है जो कि बहुत शानदार है, अनुपम सिन्हा जी का बनाया हुआ, और लाजमी है ये ऐड, सर्प यज्ञ। जी हाँ, ये है इस सीरीज़ का 3rd कॉमिक्स, सर्प यज्ञ, बस और कोई ऐड नहीं है। फिर बाकी जो कवर के बैक में तो देना ही पड़ेगा, तो प्रेम ग्रंथ का ऐड, और दोनों के दोनों ट्रीट फॉर आइज़ अनुपम सिन्हा जी के बनाए हुए कवर है। लेकिन यहाँ पर जो क्रेडिट था उसमें टाइम वेस्ट शायद नहीं किया गया था इतना ज़्यादा। ये देखिए सर्प सत्र जब शुरू हुई थी, डायरेक्टली शुरू हो गई थी, क्रेडिट्स कहाँ दिए गए थे, क्रेडिट्स बड़े जल्दी से निपटा दिए गए थे ऐसे नीचे बॉर्डर में, तो कहानी कंप्लीट थी 44 पेजेस की। यहाँ पर क्रेडिट के लिए पूरा पेज यूज़ किया गया है, जिसके अंदर आपको पूर्व सार दिया गया है, नीचे आपको कॉपीराइट वगैरह दिया गया है कि इस कॉमिक्स में दर्शाएगा, ये जो भी आप पढ़ सकते हैं इसको, जो डिस्क्लेमर जरूरी होता है। और फिर यहाँ पर सर्प द्वंद्व का क्रेडिट पेज दिया गया है, और ये दोनों ही आर्ट मैं बता चुका हूँ। ये भी सर्प सत्र का एक ऐड आया था, और ये भी सर्प सत्र का इनिशियली ऐड आया था, दोनों ऐड को यूज़ किया गया है। तो अगर इस तरीके से हम देखें तो इसको अगर मैं एक बार ऐड कंसिडर कर लें, हालांकि क्रेडिट पेज है क्योंकि स्टोरी पेज नंबर 3 से शुरू हो रही है, 2 पेज ये और तीसरा पेज सर्प यज्ञ का ऐड, तो भी सर्प सत्र से 1 पेज की स्टोरी आपको ज़्यादा मिलेगी सर्प द्वंद्व में। जी हाँ, सर्प सत्र में आपको 4 ऐड मिलते हैं, तो सर्प द्वंद्व में 3 ऐड मिलते हैं। ऐड मतलब मैं इस क्रेडिट पेज को भी एक ऐड ही कंसिडर कर रहा हूँ एक बार। तो जो कंटिन्यूस स्टोरी है वो सर्प द्वंद्व में ज़्यादा मिलती है, और दोनों में ठीक ठाक स्टोरी है, मतलब इतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत तो आपको ऐड देना ही पड़ता है। और काफ़ी 48 पेजेस की है ये स्टोरी, और 48 पेजेस की कॉमिक्स की आदत नहीं थी। पहले हम सिर्फ 32 पेज की कॉमिक्स पढ़ा करते थे। ये जो मैंने बिग साइज अभी आपको दिखाया था, इसमें तो सिंपल ऐसी पिन लगी हुई, देख लीजिए आप अगर दिखी हो तो ऐसी पिन लगी हुई होती थी। 16 पेज 32 पेज की स्टोरीज आती थी, उनको बोलते थे कॉमिक्स, जैसा कि इस पर लिखा हुआ कॉमिक्स। हालांकि मनोज कॉमिक्स है, राज कॉमिक्स नहीं है, कॉमिक्स। और 64 पेज की जो बुक होती थी उसका नाम होता था कॉमिक्स विशेषांक, जैसा कि इस पर लिखा हुआ है कॉमिक्स विशेषांक, मतलब 32 से ज़्यादा विशेष अंक। 64 पेज की मुझे स्टोरीज पढ़ने की आती है, क्योंकि मैंने जब पढ़ना शुरू करा था 1996 से, क्लास 5th या 4th में था, मतलब उस वक्त उन्हीं की आदत थी। उससे पहले आते थे जनरल कॉमिक्स, उनको जनरल कॉमिक्स बोलते थे 32 पेज कॉमिक्स को, चाहे नागराज की बात करें या सुपर कमांडर ध्रुव की बात करें। लेकिन ये जो 48 पेजेस के ना, मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहेगा। आपने चूहे और हाथी का एग्जांपल अगर आप लें, अगर आपने सेल कोशिका के बारे में सुना हो, हमारी जो बॉडी होती है, हमारा शरीर होता है, वो कोशिकाओं का बना होता है, सेल्स का बना हुआ होता है। और जब हम क्लास 8 यानी कि 8वीं कक्षा में सेल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं कि चूहे और हाथी में जो है, जो साइज़ का डिफरेंस है, हाथी बहुत बड़ा दिखता है साइज़ में, चूहा बहुत छोटा दिखता है। तो चूहे की कोशिकाएं छोटी और हाथी की कोशिकाएं बड़ी, ऐसा नहीं होता। कोशिकाएं दोनों में समान होती हैं, बस हाथी में ज़्यादा होती हैं। आप समझ रहे हो?
हाथी का शरीर बड़ा होता है तो उसमें कोशिकाएं ज़्यादा होती है। इसी तरीके से मुझे ये लगा कि सर्पसत्र और सर्पद्वंद्व में जो पेज बड़ा है, अगर मैं पुरानी जो कॉमिक्स नॉर्मल साइज़ में आ चुकी है, राजनगरी तबाही वगैरह, उनको अगर मैं बिग साइज़ में पब्लिश करूँ तो क्या होगा, थोड़ा सा उनका जो चित्रों का साइज़ बढ़ जाएगा और उनके जो मुद्रित अक्षर हैं, टेक्स्ट जो है उसका साइज़ बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ है, मतलब इसमें जो पेज का साइज़ थोड़ा बड़ा है उसको स्टोरी में ही यूज़ कर लिया गया है। देखिए आपको जो इसमें प्रिंटेड लेटर्स हैं ना, वो नॉर्मल वैसे दिखेंगे जैसे आप नॉर्मल कॉमिक्स में पढ़ते हुए आए हैं, चाहे ड्रैगन किंग वगैरह हो। 2015 के आसपास इस तरीके की लेटरिंग दिखती थी, वरना इससे पहले तो हाथ से लिखे आते थे। तो इस तरह से जो मुद्रित शब्द होते थे बिल्कुल वैसे ही हैं और चित्र भी वैसे ही हैं। मतलब मुझे लगता है कि उस साइज़ का यूज़ कर लिया गया है अनुपम सिन्हा जी के द्वारा। इसमें आपको ऐसे जूम या मैग्नीफाइड नहीं दिखेगा। तो जो चूहे और हाथी का एग्जाम्पल था ना, मतलब हाथी का साइज़ बड़ा है तो कोशिकाएँ ज़्यादा है, तो इसमें साइज़ बड़ा है तो स्टोरी भी थोड़ी ज़्यादा है। तो वो 48 पेजेस वाला आपको वो फील नहीं होता। ये शुरू में मैंने सोचा कि अनुपम सिन्हा जी तो 96 पेजेस से नीचे की बात ही नहीं करते। अभी जब 2015 के आसपास की बात करें, वो तो काफ़ी बड़े बड़े कॉमिक्स बनाते हैं, 128 पेजेस हैं या उससे ज़्यादा। तो मैंने कहा 48 पेज में कैसे करेंगे, जल्दबाजी में निपटाना पड़ेगा, या मे बी उन्होंने जो है 96 48 प्लस 48 की बनाई होगी और फिर उसको 2 पार्ट में ब्रेक किया होगा। लेकिन ऐसा लगा नहीं, मतलब ये बैठ करके तबीयत से लिखे हुए और चित्रित किए हुए कॉमिक्स लगते हैं। ऐसा लगता नहीं कि जल्दबाजी में निपटाए कॉमिक्स में। मैंने देखा है चीज़ें, तो आपको वो कमी नहीं खलेगी आपको। इसमें 44 पेजेस की स्टोरी मिलेगी, इसमें 45 पेजेस की स्टोरी मिलेगी और काफ़ी बड़ी, मतलब समय लगेगा पढ़ने में आपको। तो पेज जो कम है 48, उसमें आपको साइज़ वाला इशू नहीं आएगा। तो अभी जो प्राइसिंग चल रही है, चाहे हम मनोज कॉमिक्स की बात करें, ये देखिए आला होटल मेरे हाथ में है, तो ये 32 पेज की है, 100 रुपये की। ये रिप्रिंट है बाय द वे। और ये एक शक्ति कॉमिक्स की है, सेम इसी साइज़ में है, मैंने आपको बताया था। अभी ये 200 रुपये की है। इस पर पेज कितने मैंने देखे भी नहीं यार, पेज नंबर दिए हुए नहीं है, अब ये नहीं पता पेज कितने हैं। खैर ये 200 रुपये की है, अनुपम जी के कवर की वजह से मिल ली थी, मुझे नहीं पता पेज कितने हैं। इसमें मेंशन नहीं है और अभी काउंट करने का मतलब भी नहीं है। तो मतलब उसी प्राइस में जो भी रिप्रिंट चल रहे हैं उसी हिसाब से ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है कॉमिक्स की बात करें तो। अगर संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स की बात करें तो उसमें 32 पेज आपको मिलते हैं 100 रुपये में, लेकिन डेफिनेटली उनका साइज़ थोड़ा और बड़ा होता है, यहाँ से काफ़ी बड़ी स्ट्रिप आती है और प्रेजेंटेशन वगैरह थोड़ा अलग है उनका। खैर बात करते हैं सर्पसत्र सर्पद्वंद्व की। तो अब बात करते हैं स्टोरी की। स्टोरी सर्पद्वंद्व की अगर मैं इन पर्टिकुलर बात करूँ, बहुत फास्ट पेस स्टोरी है, मतलब सच में बहुत फास्ट पेस स्टोरी है। काफ़ी सारे इवेंट्स हो जाते हैं, इनको याद रखना मुश्किल होता है एकदम से। सर्पसत्र का जो कवर आर्ट है उसमें तोसी और ये कोई कालू जिन्न करके जिन्न है और ये गरला है कोई, ये 3 लोग नागराज के पीछे भागते हुए दिखाए गए हैं। और नागराज जो है अप्सरा को गोदी में लेके भाग रहा है, वो अप्सरा जो है तोसी की वाइफ है। ऐसा कुछ इसमें ये एक सिंबोलिज्म है। मतलब ये ऐसा सीन आपको भी इस दोनों ही कॉमिक्स में देखने को नहीं मिलेगा कि इस तरह से तोसी उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन एक सिंबोलिज्म है कि कुछ एक इवेंट की वजह से कितने खतरनाक विलेन जो है नागराज के पीछे पड़ चुके हैं। और इसी तरीके से सर्पद्वंद्व का ये एक सीन है, इसमें भी जो फाइटिंग सीन है, हालांकि सर्पद्वंद्व का जो कवर आर्ट है वो सीन आपको फिर भी कॉमिक्स में मिलेंगे, बट सर्पसत्र वाले नहीं मिलेंगे एक बार। और नागराज और तोसी की टक्कर अगर मैं बात करूँ, सर्पसत्र सीरीज का जो मुख्य आकर्षण है, ये जो उसकी थीम है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी अभी तक, या मिलेगी तो बहुत अंत में देखने को मिलेगी। आप पढ़ कर देखिएगा, वही स्पॉइलर हो जाएगा, मैं बता दूंगा एग्जैक्टली। तो नागराज और तोसी की टक्कर सबसे भयंकर टक्कर होगी। इसमें और भी टक्कर हो रही है ऑलरेडी, देखिए आप। ये सर्पद्वंद्व का कवर आपको दिखाता है कि विसर्पी है ये और ये अप्सरा है जो यहाँ पे इस तरीके से दिखा रखी है, उनकी आपस में टक्कर दिखा रखी है। और इधर पंचनाग हैं, वो किसी चीज़ से जूझ रहे हैं, पता नहीं किसी जूझ रहे हैं, और इस तरीके का सीन क्रिएट किया गया इसमें। और ये 2 जो करेक्टर हैं वो ये G18 है, G18 देखो बेल्ट लिखा होगा। ये तोसी का कोई करेक्टर है पहले का ही, और नया कोई करेक्टर नहीं, पुराना करेक्टर अनुपम सिन्हा जी ने इसको फिर से लाया, और ये भी शायद पुराना करेक्टर है। और तोसी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसमें दिया हुआ है, तो जितना इस कॉमिक्स के लिए ज़रूरी है उतना इंट्रोडक्शन दिया गया है। सर्पसत्र में स्टोरी की शुरुआत ऐसा होता है कि 4 पेज की आपको 4 पेज की, एक ही पेज की जो सर्पद्वंद्व में क्रेडिट के लिए यूज़ कर लिया गया है, उस पेज को यहाँ पे यूज़ किया गया था प्रस्तावना के लिए। महात्मा कालदूत इसमें दिखाते हैं, कोई सुनामी सी आती है भयंकर सी, ये देखिए ऐसा सीन मैंने चक्र में देखा था पहली बार। और महात्मा कालदूत दिखाते हैं, ये 2 पेज मान लीजिए, 1 और 2 ये प्रस्तावना यूज़ किए थे। और महात्मा कालदूत अभी तक नज़र नहीं आया है इस पूरे दोनों ही पार्ट में अभी तक। इसका जो मैंने बताया था ना कि एक एड में जो आर्ट हमको देखने को मिला था उसमें महात्मा कालदूत थे, और इस आर्ट की एक खासियत थी कि इसमें महात्मा कालदूत हैं, शीतनाग कुमार है, विसर्पी है, और भी ये नाग बाबा हैं शायद,
लेकिन इसमें तोसी और नागराज कहीं नहीं है। बट कालदूत वाला ये सीन भी अभी तक इसमें आया नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि सर्प यज्ञ में स्टोरी पूरी होगी, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। क्योंकि जैसे मैंने इसको पढ़ा है, जो पीस है इसका, जो मुख्य करेक्टर अभी तक इतना एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं, तो सर्प यज्ञ में मुझे नहीं लगता स्टोरी कंप्लीट होगी। अगर होती तो देखते कैसे होती है। एक ये बात, तो पहले प्रस्तावना से शुरुआत होती है और अनुपम सिन्हा जी का चित्रांकन अपने चरम पर है। इतने सालों को जो उनको एक्सपीरियंस है, प्लस अभी आप जो टेक्निक्स अवेलेबल हो गई हैं, इतने छिंकर्स हमारे पास में है, कलरिंग इफेक्ट्स हैं, तो बेस्ट निकल करके आता है। मतलब नागराज और सुपर कुमार ध्रुव की मैं बात करूँ, या अनुपम सिन्हा जी के चित्रांकन की बात करूँ, या इतनी इनकी जो 30-35 साल की जो जर्नी रही है चित्रांकन की, उसकी मैं बात करूँ, तो अभी बेस्ट फेज़ है। क्योंकि पहली बार उनकी बनाई हुई कॉमिक्स इस बिग साइज़ में आ रही हैं और काफ़ी अच्छे इंकर हमको देखने को मिल रहे हैं। जगदीश कुमार जी और विनोद कुमार जी दोनों कवर आर्ट उस चीज़ को सिम्बोलिज्म कर रहे हैं, और इस सिम्बोलिज्म का यूज़ सर्पद्वंद में मैं बता देता हूँ। अगर आप इसको 40 पेज का माने, हालांकि ये 40 पेज की नाव का ज़्यादा है, 45 पेज मान सकते हैं, तो 40 पेज माने तो 20 पेज जगदीश कुमार जी ने इंक करे हैं सर्पद्वंद में, और बाकी के बचे हुए जो 25 पेज है वो विनोद कुमार जी ने इंक करे हैं। तो ये दोनों कवर जो आपको एक इफेक्ट दे रहे हैं, ये जो ट्रीट दे रहे हैं, वो सेम ट्रीट आपको सर्पद्वंदों में मिलेगी। पहले जो हम राजनगर की तबाही, प्रलय विनाश, तानाशाह सूरमा, निशाचर कलयुग, ये जो कॉमिक्स पढ़ते थे, उसमें विट्ठल कांबले जी और विनोद कुमार जी का जो एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था, कुछ पेजेस में विट्ठल कांबले जी की इंकिंग, कुछ में विनोद कुमार जी की इंकिंग, सेम ऐसा ही इसमें मिलेगा। 20 पेज तक जगदीश कुमार जी की इंकिंग मिलेगी, उसके बाद के जो पेजेस हैं उसमें आपको विनोद कुमार जी की इंकिंग मिलेगी। कवर आर्ट जगदीश जी का है, जगदीश जी का सर्पसत्र में और विनोद कुमार जी का सर्पद्वंद में। इंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ, पेंसिलिंग दोनों में अनुपम सिन्हा जी की है। और इसी के साथ में तोसी का ये लोगो आपको देखने को मिल जाता है। ये लोगो बाद में क्रिएट किया गया था, पहले जब ये कवर रिवील किया गया था तो इसमें विश्व रक्षक नागराज लिखा हुआ था, और काफ़ी फ़ैन ने बवाल ही मचाया था कि ये क्या मतलब हुआ कि आपने नागराज का तो लोगो दिया है इसमें और तोसी का तो कुछ है ही नहीं। तब फिर वहाँ से स्टेटमेंट आया था RCMG की टीम की तरफ से कि तोसी का एक नया सिंबल बन रहा है राज कॉमिक्स के लिए, और बाद में जो एक्चुअल कवर आया उसमें ये सिंबल भी हमको देखने को मिला था। ये 2 सिंबल देखने को मिलते हैं, तोसी, विश्व रक्षक नागराज। कई बार बता चुका हूँ, फिर समरी में रिपीट कर देता हूँ। विश्व रक्षक नागराज 1995 के बाद वाला नागराज है, जो खजाना सीरीज में हमको मिला था, और अनुपम सिन्हा जी का बनाया हुआ नागराज आप इसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी का अलग से लोगो मिल जाता है, और यहाँ पर राज कॉमिक्स का पुराना लोगो जो एग्जैक्ट लोगो था वो मिल जाता है, सर्पसत्र लिखा मिल जाता है। ये कुछ क्रेडिट्स मिल जाते हैं इसमें। प्रस्तावना ख़त्म होती है और शुरू होता है घटनाक्रम। तो इसका घटनाक्रम ऑलरेडी ऐसा है कि उसमें ऑलरेडी काफ़ी कुछ हो चुका है, मतलब बिल्कुल स्लो पेस में स्टोरी सेट नहीं होती है, एकदम से ही फास्ट पेस में आ जाती है। तो पहले से ही काफ़ी कुछ हो चुका है, और करंट में इस तरह की घटनाएं होती है कि पहले दूसरे फ्रेम में ही इस तरीके के बड़े बड़े नाग आपको देखने को मिलते हैं। सर्पसत्र की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद में आपको नागराज का और एक दूसरे विलेन का ये प्राणी का टकराव देखने को मिलता है। आप देखिए यहाँ पे टकराव वगैरह हो रहा है, और कहानी इस तरीके से आगे बढ़ती है। और फिर बाद में भारती, वेदाचार्य और नागू आते हैं सीन में, और ये कुछ और ही कहानी बताते हैं। हमने तो अभी नागराज को देखा लड़ते हुए, पर ये बताते हैं कि नागराज है ही नहीं महानगर में, कुछ एक पहले बात हुई थी उसकी वजह से वो महानगर में नहीं। वो क्या बात थी, फ्लैशबैक में जाती है स्टोरी, और नागराज और भारती का एक संवाद देखने को मिलता है। बहुत अच्छा, एक अच्छी क्वालिटी का कथानक गढ़ा गया है। तो ये देखिए यहाँ पे भारती को कुकिंग करते हुए दिखाया गया है। ये मैंने सर्पसत्र के डिटेल रिव्यू में बताया था आपको कि भारती पनीर सब कुछ कुक कर रही होती है, अनुपम सिन्हा जी ने शेयर किया था ये। तो खैर यहाँ पर ये सीन मैंने पिछली बार भी बताया था जब मैंने सर्पसत्र की बात की थी, कि लगभग अनुपम सिन्हा जी के बनाए हुए विलेन इसमें दिखाए गए हैं, प्लस इसमें वो विलेन भी दिखा रखे हैं जो अनुपम सिन्हा जी ने नहीं बनाए, लेकिन अनुपम सिन्हा जी ने उनको एक नया रिबूट दिया, जैसे कि नगीना, शाकुरा, मिस किलर, नागदंत। ये सब अनुपम जी ने नहीं बनाए, लेकिन अनुपम जी ने उनको अलग ही एक रूप दिया है। बाकी गुरुदेव हैं, बॉम्बे वाले तक्षक हैं, ये अपने सम्मोहन वाले जादू करणवशी हैं, सपेरा है, पोलका है आतंकवादी सीरीज वाली, या फिर विशाला है जो प्रलय में हमको देखने को मिली थी, जुलू हैं जो कैंचिलम देखने को मिले थे, विशंदर है जो विष्कन्या में देखने को मिले थे, ये विष्कन्या, और ये सारे विलेन इसमें दिखा रखे हैं। ये शायद नागिन है जो हमको नागिन ही कॉमिक्स में देखने को मिली थी। तो ये सारा एक मेंटल चल रहा है, काफ़ी द्वंद्व में फंसा हुआ है नागराज। तो वो कुछ सोच रहा है, काफ़ी समय हो गया उसको, और यहाँ से पानी से निकल के आती है अप्सरा। और यहीं ये सीन, क्योंकि स्पॉइलर नहीं होगा क्योंकि ये पहले ही शेयर कर दिया गया था इंटरनेट पे जब ये कॉमिक सीरीज हुई उससे पहले, तो ऐसा कुछ सीन क्रिएट होता है, थोड़ा सा ड्रामेटिक है, और उसकी वजह से आगे कुछ गलतफहमी होने वाली है। अभी तो कुछ इशू नहीं होता, बट ये लेडी के पीछे पहले से ही कुछ लोग पड़े होते हैं, और ये वही है यहाँ पर जो ये गरला करके इनका नाम है, जो ये नागराज के पीछे पड़ी है। तो ये जो सिम्बोलिज्म है
कि ये भी इनके पीछे पड़ेंगे, ये भी इनके पीछे पड़ेंगे, ये भी इनके पीछे पड़ेंगे। उनमें से ये वाला सीन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ऐसी स्टोरी आगे बढ़ती है और इसमें एक्शन काफ़ी देखने को मिलता है, एक्शन काफ़ी देखने को मिलता है। इसमें बातें कम है और एक्शन ज़्यादा है दोनों इस पूरी सीरीज़ में। तो खैर वो एक्शन होता है और इसमें सीन दिखाया गया था कि उस एक्शन का क्या रिजल्ट निकलता है। और मैं आपको बता दूँ ये स्टोरी फ्लैशबैक में चल रही है, वेदाचार्य भारती और नागू वाला संवाद। पेज नंबर 35 तक चलता है वो संवाद और उसके बाद में और घटनाक्रम करंट लाइन में आया था। वो जो संवाद या नागराज की जो मुठभेड़ थी जिसको ये सीन रिप्रेजेंट करता है वो बैक स्टोरी थी। और ऐसा होने के बाद में प्रोफेसर नागमणि के पास नागराज पहुंच जाता है कुछ हेल्प लेने। ये अगेन फिर बैक स्टोरी है क्योंकि नागराज यहाँ नहीं है, तो बैक फोर्थ में स्टोरी जाती है। और ये देखिए तोसी इसमें देखा, तोसी का तो लास्ट के 3-4 पेज में थोड़ा सा था कि वह तोसी अप्सरा जो है वो, ये एक इसका थीम लाइन है कि वो पाताल का राजा है तोसी, धरती पे है ये सुपर हीरो नागराज, अप्सरा जो है वाइफ है तोसी की, और वो किसी कारण से तोसी को छोड़ के चली गई है। अब तोसी को पता लगाना कि वो कहाँ गई है और उसी दौरान नागराज उस सीन में इन्वॉल्व हो जाता है इन सब इवेंट्स की वजह से। तो तोसी और नागराज की कड़ी टक्कर होनी लाजमी है। तो दो अलग अलग सीन दिखा रखे हैं, नागराज को पाताल ले जाना है, तोसी को धरती पर आना है। बंद करते हैं इसको। ये तो एक पूरी बैक स्टोरी थी सर्प सत्र की। उसके बाद शुरू होती है सर्प द्वंद्व और इसकी स्पीड उससे भी ज़्यादा है, डबल स्पीड है समझ लो। सर्प सत्र में जो कहानी का पेस था उससे ज़्यादा पेस सर्प द्वंद्व में है। और इसी में ये सर्प सत्र का ही जो कवर आर्ट आपको दिखा रहा था, 3 मुठभेड़, 1, 2 और 3, तो इनमें से ये जो जिन्न वाला है ये आपको सर्प द्वंद्व में देखने को मिल जाएगा। पर आप कहेंगे कि कवर में तो ये वाला देखने को मिल रहा है, पार्ट जो 3 है तोसी और नागराज का, तो ये आपको डिसाइड करना है इसको पढ़ने के बाद में कि कौन कौन से आपको मुठभेड़ देखने को मिलती है। ये कवर आर्ट सर्प सत्र का आपको जो 3 टक्कर दिखाने वाला था उनमें से कितनी टक्कर आपको देखने को मिली आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, वीडियो में स्पॉइलर हो जाएगा। और थोड़ा सा आप अगर आपको ये भी अगर स्पॉइलर लगता है तो फिर आप इसको यहीं पॉज कर सकते हैं आपने अगर ये कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो, क्योंकि मैं ट्राई करूँगा कि मैं स्पॉइलर नहीं दूँ, लेकिन मैं एक स्टोरी को लेते हुए एक डिटेल रिव्यू लाना चाहता था क्योंकि ये काफ़ी लेट मुझे प्राप्त हुई है कॉमिक्स और काफ़ी फ्रेंड्स ने पढ़ भी ली है, काफ़ी समय रिलीज हो चुकी है। तो मैंने कहा जब मुझे प्राप्त हुई है, कल ही मैंने अनबॉक्स किया था, तो कुछ एक्स्ट्रा इसमें लेकर के आऊँ। तो अगेन हमको ये एडिटोरियल मिल जाता है, क्रेडिट सीन मिल जाता है। क्रेडिट्स में दिखा देता हूँ एक बार, उसके बाद शुरू करते हैं सर्प द्वंद्व की चर्चा। आर्ट वर्क 10 on 10 है, स्टोरी भी बहुत फास्ट पेस है और देखते हैं किस तरीके से कंक्लूड होती है। बहुत शानदार स्टोरी लिखी है अनुपम सिन्हा जी ने, बहुत शानदार। तो खैर फिर से महानगर में कहानी शुरू हो जाती है, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं तो आपको सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा कि बहुत आराम से इवेंट नहीं होंगे, बड़ी जल्दी होंगे, काफ़ी सारी टक्कर होंगी। तो फिर देखिए विसर्पी है, ये एक लेडी है ब्लू कपड़ों में, जो सर्प सत्र का जो डबल स्प्रेड था उसके पीछे का अगर आप कवर देखेंगे, ये देखिए, ये मुझे सांगली जैसी लगी थी जो पहले जहरीले में थी, हालांकि ये वो है नहीं। जहरीले में इसी तरीके का गेटअप में एक लेडी दिखाई गई थी, वैसी लग रही थी। देखिए ये जो है, मैंने उस समय भी आपको पॉइंट आउट करने को बोला था ये चीज़, डबल स्प्रेड कवर में ये जो लेडी है और सामने ये देखिए जो ये जेंट्स जो हैं किसी भी एंगल से सामान्य लग नहीं रहे कितने क्रोध में हैं, और इनके दोनों हाथ जो इनकी पेट से निकल रहे हैं ये सांप जैसे तो ये देखिए कैसे हैं, नाग जैसे, और कितने भयंकर नाग है। उस समय भी मैंने आपको एक रिजेंबलेंस दिया था हैरी पॉटर वाला, कि हैरी पॉटर में जो नगीनी थी जो आपको लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के साथ देखने को मिलती थी, उसकी याद आ जाएगी इसको देख करके। पर ये जो लेडी के चेहरे के एक्सप्रेशन है उतने ज़्यादा लग नहीं रहे कि आपके सामने अगर ऐसा कोई क्रीचर हो तो आपके एक्सप्रेशन ऐसे नहीं हो सकते। इसका भी एक इंडिकेशन था इसी सर्प सत्र में। क्या सर्प द्वंद्व की बात करते हैं तो ये लेडी वो है। अब इसी एक कॉमिक्स सर्प द्वंद्व सर्प सत्र पढ़ने के बाद मुझे ना मिशन इम्पॉसिबल फिल्म की याद आ गई। मिशन इम्पॉसिबल जो मूवी की सीरीज़ है उसमें मास्क का काफ़ी यूज़ होता है, आपने देखा होगा, क्योंकि वो साइंटिफिक चीज़ों पे बेस्ड है। क्योंकि उसमें ये ऑफकोर्स सर्प सत्र और सर्प द्वंद्व तो जादू और इन सब चीज़ों से भरी पड़ी है, इच्छाधारी शक्ति, वो इसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है। याद मुझे इसलिए आ गई कि सारा उसमें मिशन इम्पॉसिबल सीरीज में जो देखो मास्क लगा घूमता रहता था, मतलब पता नहीं लगता कि कौन कौन है, ऐसा कुछ बार ऐसा हुआ था। तो ऐसा इसमें आपको फील होगा एक बार कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि जिसके आप देख रहे हैं सीक्वेंस वो है या नहीं है। तो वही ऐसा ये चीज़ ब्लू जो कपड़े वाली लेडी पर भी लागू होगा। तो वो लेडी इसमें है, प्रोफेसर नागमणि से मदद मांगने आता है, लेकिन इसमें ना बैक फोर्थ में स्टोरी जाती है। यहाँ पर देखिए पाताल में जाकर के नागराज टकराता तो कितना भीषण शक्तिशाली ये बनाया गया। और जो पता ना बहुत शक्तिशाली है, तो अनुपम जी बनाते भी ऐसा ही है कि लगता है कि नागराज बेबस हो गया। देखिए, और उनकी खासियत देखिए सारा कुछ डिस्क्राइब भी कर देते हैं, मतलब सीन से भी समझ में आता है और यहाँ पे पढ़ भी सकते हो आप। तो खैर जब ये बेबस हुआ है तो इसी के माइंड में बैक स्टोरी चल रही है नागमणि के साथ में। तो इसमें ऐसा होता है, स्टोरी बैक फोर्थ में आती रहती है थॉट प्रोसेस में,
और अलग अलग लोगों की अलग अलग बैक स्टोरी है, ये भी इसमें पॉइंट है एक। तो खैर, और ये एक अच्छा एहसास बाम्बी वाले जो थे, ये बाम्बी कॉमिक्स में देखने को मिले थे तक्षक, वो फिर से देखने को मिले हैं। और ये तक्षक जो नरक नाशक नागराज की भी एक कॉमिक्स रिप्रिंट करी है संजय गुप्ता जी ने, उसमें उसका तो एक ट्रेडिंग कार्ड फ्री मिला था इन्हीं तक्षक का, तो इसलिए याद आ गई इनकी। तो पाताल लोक बाय द वे, तो पाताल लोक में नागराज आता है। अब ये नागराज का जो यूनिवर्स क्रिएट कर रखा है अनुपम सिन्हा जी ने 1995 से लेकर के अब तक, या इससे पहले से भी प्रताप मलिक जी के द्वारा और अन्य चित्रकारों और कथाकारों के द्वारा एक पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया गया है। इवन तोसी जो है तुलसी कॉमिक्स का एक हीरो है, उसका भी अपना एक पूरा यूनिवर्स है, उसका एक अपना फैन बेस है। और जो मैं बता दूं, जिन्होंने इंक करा है जगदीश कुमार जी, सर्प सत्र का टाइटल कवर, पूरी सर्प सत्र कॉमिक्स और आदि सर्प द्वंद्व कॉमिक्स, वो खुद फ़ैन है काफ़ी बड़े तोसी के, उसका भी अपना यूनिवर्स है। लेकिन अभी तक इनका आपस में कोई क्रॉस ओवर नहीं हुआ था। तुलसी कॉमिक्स से तोसी के राइट्स खरीदे थे राज कॉमिक्स ने, इसके बाद अनुपम सिन्हा जी के द्वारा ये स्टोरी लिखना पॉसिबल हो पाया। और संजय गुप्ता जी भी बाय द वे, वो बात एक अलग हो जाएगी, तोसी को लेकर के अलग प्लान कर चुके हैं। नाग प्रलय वो कॉमिक्स ला चुके हैं और प्रलय का देवता का मुझे वेट है, उसको पढ़ने के बाद डिसाइड किया जाएगा। पर वो कम्प्लीटली अलग ट्रीटमेंट है। सर्प सत्र सीरीज से प्रलय का देवता सीरीज का आपस में किसी भी तरीके से कोई कंपैरिजन बनता नहीं, दोनों ही बिल्कुल फ्रेश ट्रीटमेंट और बड़ा मज़ा आया इन दोनों को देखने में, अलग अलग तरीके का। ये हमारा विश्व रक्षक नागराज जो काफ़ी मैच्योर है अपनी शक्तियों को लेकर के, और नाग प्रलय जो कॉमिक्स था, प्रलय का देवता का जो फर्स्ट पार्ट है, वो बहुत शुरू वाला नागराज है। युगारंभ जो 5 कॉमिक्स आई थी, उसके बाद की स्टोरी, खैर उसको बाद में देखेंगे। तो हम यहाँ आ गए थे तोसी के बाद। हाँ, तो मैं बोल रहा था तोसी जो है पाताल का राजा है, और पाताल बाम्बी कॉमिक्स आई थी नागराज की। शक्ति आगमन सेट आपको याद होगा, अभी आया ही है मनोज गुप्ता जी की तरफ से, उसमें बाम्बी कॉमिक्स है, शक्ति का पहला कॉमिक्स था। अनुपम सिन्हा जी ने एक लेडी सुपर हीरो इंट्रोड्यूस किया था 1998 में, तो उसमें हमको तक्षक दिखाया था पाताल में। तो फिर लाजमी है, अगर हम पाठक के रूप में देखेंगे नागराज की स्टोरीज़ को, तो हम बोलेंगे कि नीचे तो पाताल में तो तक्षक है। जैसे अलग अलग अनुपम सिन्हा जी जो वर्ल्ड बना देता है, जैसे कि मान लो एक वाटर का बना रखा है, वहाँ पे महाव्याल है, बर्फ़ का बना रखा है, शीतना कुमार है, इस तरीके से बना रखा, तो वो है तो तक्षक है। तो फिर तोसी वहाँ कैसे है, और है अगर यदि, तो क्या दोनों एक दूसरे को जानते होंगे? उसका एक बहुत शानदार अनुपम जी ने रिसर्च किया है या क्या किया है, क्योंकि मैं इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हूँ। हमारे जो पुराण वगैरह हैं उनमें शायद इसका जिक्र होगा, क्योंकि अनुपम सिन्हा जी माइथोलॉजिकल चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा करते हैं। महानागायण, नागायण इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। शेषनाग कॉमिक्स है, वो भी रिप्रिंट होने वाली है, उसको मैं आपको बताऊँगा। तो इन्होंने, अनुपम सिन्हा जी ने एक अच्छा बता रखा, मैं इसको दिखाऊँगा, मुझे नहीं लगता कोई स्पॉइलर होगा। ये भी शायद कुछ शेर सा हुआ था। देखिए, पृथ्वी का गर्भ कई परतों से मिलकर बना है, हमको सबको पता है। इसमें इन्होंने कुछ नाम बताए, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, ऐसे कुछ, मतलब कि। और ये बाम्बी वाले जो तक्षक है वो भी नागराज को बताते हैं कि जो है अपना जो पृथ्वी, वो बोले कि पाताल में आप आए हो, तो पाताल को ऐसे मत समझो कि उसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, और उसमें से जो है मैं एक क्षेत्र में रहता हूँ, वो तोसी दूसरे क्षेत्र में रहता है, और वो पूरे पाताल के राजा है। आपने अगर ओशंस के बारे में सुना हो, पहले जब बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि ओशन कुछ नहीं है, पानी है बस, और हम ज़मीन पर रहते हैं। फिर बाद में जब पढ़ा हमने साइंस वगैरह को, तो पता लगा कि 70% वाटर है, और नीचे ओशंस में नीचे पूरा वर्ल्ड है, पूरा क्रीचर्स हैं, उसके पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे भी बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं। हमारे जो धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, उससे कहीं ज़्यादा बड़े पानी में पहाड़ है। तो पानी में तो सिर्फ पानी नहीं है, बहुत बड़ा एक वर्ल्ड है। तो उसी तर्ज पर हमको ये इसमें दिखाया गया कि पाताल मतलब बहुत बड़ा है अंदर पाताल, उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं, अलग अलग हैं। तो तोसी का अलग है टेरिटरी, और इनका अलग, और इनमें आपस में कॉम्बिनेशन दिखाया कि यस, वो जो बाम्बी वाले तक्षक है वो अवेयर थे इस चीज़ के लिए। तो ऐसा होता है। अब इसमें एक ट्विस्ट आता है कि तोसी जो सर्प सत्र में दिखा रखा था, उसको नाग बाबा के द्वारा या ऐसी किसी सिचुएशन के द्वारा रोका गया था कि आप पाताल में रहो, इसलिए वो अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था, और वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। इसमें नाग बाबा बोलते हैं कि आप जाओ पृथ्वी पर पता लगाने के लिए अप्सरा का। तो खैर, अगर तोसी ऊपर चला गया तो नागराज से टकराव होगा, भयंकर टकराव हो सकता है, और नागराज नीचे जाना चाहता है पाताल में, उसका कुछ अलग काम है। तो अगर या तो नागराज जाए पाताल में तो तोसी से लड़ाई होगी, और तोसी जाए अगर मान लो ऊपर धरती पर, तो इनमें लड़ाई होगी। और इसमें सिचुएशन ऐसी क्रिएट करती है। लेकिन इससे मुझे एक बात याद आई, बाम्बी कॉमिक्स अगर आपने पढ़ा हो, वहाँ पे शंकु नाम का एक नाग था, और उसको एड में भी यूज़ किया गया था। मेरे पास अभी है नहीं वो बाम्बी कॉमिक्स। तो बाम्बी कॉमिक्स में कैसे सीन आता है कि शंकु नाग ऊपर छत आकाश पे जा रहा होता है, और नीचे राज के रूप में शायद नागराज होता है या नागराज ही होता है, वो नीचे जा रहा होता है। तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी अनुपम सिन्हा जी के द्वारा कि अगर वो नाग नीचे देख लेता, या फिर ये नागराज या फिर जो राज है वो ऊपर देख लेता, इनमें से एक भी चीज़ हो जाती तो काफ़ी कुछ बदल जाता। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि होने को कुछ और ही मंजूर था। वो चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली।
कि या तो तोसी आ जाए धरती पर तो इनमें कुछ लड़ाई हो जाए, या मिसकम्युनिकेशन या जो भी है वो सही सॉर्ट आउट हो, या फिर नागराज नीचे चला जाए। पर ऐसा ना हो जाए इस चीज़ में, जैसे हमारे साथ होता है कि हम आजकल तो टेलीफोन वगैरह है, फ़ोन है, व्हाट्सअप वगैरह सब कुछ है। पहले के टाइम में जब हम अपने दोस्तों से मिलने जाते थे, कभी मान लो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में है, तो एक के पास हम मिलने जाएँ, सोचो एक सेम टाइम पे वो हमसे मिलने आ जाए, हम उससे मिलने चले जाए, तो क्या होगा, उसके घर पे हमको वो नहीं मिलेगा, हमारे घर पे हम नहीं मिलेंगे। खैर, तो मैंने कहा ऐसा ना हो जाए। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ऐसा हुआ है, क्योंकि स्टोरी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पर ऐसा है कि नागराज अगर नीचे चला जाए पाताल में तोसी से मिलने, और तोसी ऊपर चला जाए, तो दोनों एक दूसरे मिल नहीं पाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है, आप देख ही पा रहे हैं लड़ाई हो रही है इसमें क्लियरली। तो मतलब बहुत ही पेस है इस स्टोरी में, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, और अप्सरा और विसर्पी का भी लड़ाई या संवाद दिखाया गया है। और है ना, इसमें क्या हुआ कि अनुपम जी ने बनाया है, दोनों काफ़ी गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई। मुझे तो समझ ही नहीं आया अप्सरा कौन सी और विसर्पी कौन सी, बड़ी मुश्किल समझ में आया। क्योंकि क्या है कि विसर्पी और अप्सरा दोनों ने ही ये जो माथा होता है ना अपना, वहाँ पे तिलक लगा रखा है नाग जैसा, तो उनका पहचानूँ कैसे। फिर बड़ी मुश्किल समझ में आया कि ये इस क्राउन जो है उससे पकड़ में आया कि विसर्पी कौन है और अप्सरा कौन है। तो थोड़ा मुश्किल रहेगा पहचानना आपके लिए भी, मुझे लगता है ऐसा, विसर्पी और अप्सरा को। ओके, तो वो भी इसमें दिखा रखा। तो ये सर्प द्वंद्व का कवर जो है काफ़ी रियलिस्टिक लगता है और इनके इवेंट्स को चित्रित करता है। इवन ये जो तोसी बनाया हुआ ना कवर पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कहाँ गया तोसी, वो एक ये देखिए, ये तोसी को चढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। इस सीन को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी रिजेंबल करेगा कवर से। तो ये जो सर्प द्वंद्व का कवर है ना, वो अंदर के रियल इवेंट्स को आपको दिखाता है, और लेकिन सर्प सत्र का जो कवर है वो एक सिंबोलिज्म को दिखाता है। तो सर्प सत्र का कवर एक्चुअली पूरी सीरीज का ही एक सिंबोलिज्म है, और बहुत शानदार कवर है। सर्प द्वंद्व का कवर भी बहुत अच्छा है, विनोद कुमार जी ने कह रहा है, बहुत अच्छी कलरिंग है। तो ऐसे इसमें इवेंट्स होते हैं, बहुत फास्ट पेस स्टोरी है। और अगर आपको एक्शन पसंद है, मुझे एक्चुअली पर्सनली इतना पसंद नहीं है। द मैट्रिक्स मूवी अगर आपको याद होगी, आप सोच रहे होंगे सर कौन से एग्जाम्पल बीच में ले आते हैं, तो द मैट्रिक्स आई एम श्योर आप सबने देखी होगी। तो 1999 में फर्स्ट पार्ट आया था, फिर शायद 2003 में शायद 2 पार्ट आए थे, पार्ट 1 पार्ट 2। तो उसमें क्या होता है, तो लास्ट के जो पार्ट थे उसमें एक्शन वगैरह काफ़ी था, लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं। इवन जब पहली बार मैं परचेज करने गया था, वो शॉपकीपर भी मेरा फ्रेंड था, तो उसने बोला था पहला पार्ट लो ही मत गए, इसमें तो सिर्फ बातें ही बातें हैं, कुछ नहीं है। जबकि पर्सनली वो मुझे इतना पसंद आया ना, पार्ट 1 बहुत ज़्यादा डीप था, पार्ट 1 काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे पर्सनली एक्शन इतना पसंद नहीं है, जितना कि ट्विस्ट वगैरह हैं, उनके बारे में संवाद है, वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। जैसे मैंने अभी जो कचरा पेटी एक डोगा की कॉमिक्स पढ़ी, तो उसमें बहुत अच्छा आर्ट वर्क और जो ह्यूमन जो कनेक्शन है ना, इमोशन, वो मुझे काफ़ी पसंद आते हैं। लेकिन सर्प सत्र सर्प द्वंद्व बहुत शानदार है। इसमें आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, दिमाग को ट्विस्ट कर देगा पूरा, बहुत फास्ट पेस स्टोरी है, एक्शन है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। और इसके बाद में बीच में संवाद भी, मतलब संवाद भी उन चीज़ों को क्लियर भी करता जाएगा, आपको इतना ज़्यादा सस्पेंस में या कंफ्यूज नहीं छोड़ेगा। ये इसकी अच्छी बात है सीरीज़ की, कि स्टेप बाय स्टेप पहले जो इवेंट्स में वो क्लियर होते जाएंगे, आगे और इवेंट्स में ऐड होते जाएंगे, तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन लास्ट तक नहीं रहेगा। लेकिन आप ये वैधानिक चेतावनी बता रहा हूँ आपको, पहले सर्प सत्र पढ़ना अवेलेबल है, तो उसके बाद ही सर्प द्वंद्व को हाथ लगाना। एक्साइटमेंट में जल्दबाजी में सर्प द्वंद्व आई और पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा मत करना मेरी तरह। तो कहाँ पहुँच गए थे हम लोग, बात करते रहते हैं। तो ये विसर्पी का भी टकराव होता है, और तोसी, और हाँ आर्ट वर्क मैंने पहले बताया था, पेज नंबर 20 तक जगदीश कुमार जी की इंकिंग है। और ये कोई ऑफिशियल वो नहीं है स्टेटमेंट या कहीं लिखा हुआ, मेरी फीलिंग है, मे भी फिर मैं गलत साबित हो जाऊँ। ये जो इंकिंग है वो जगदीश कुमार जी की इंकिंग है। और इसके 20 के बाद पेज नंबर 21 से मुझे ऐसा लगता है कि वो विनोद कुमार जी की इंकिंग है। आई एम श्योर कि आपको भी ऐसा लगेगा। देखिए, विनोद कुमार जी की इंकिंग मैं काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ, मैंने हमारा ध्रुव को से देखता आ रहा हूँ, तो देखते पहचान में आती है। तो इन्हीं सारे इवेंट्स के साथ में ये जो है स्टोरी ख़त्म तो नहीं होती है, एक जहाँ पे पॉज हो जाती है। आगे देखते हैं क्या क्या होता है। सिर्फ एक यज्ञ का इंतज़ार है, और शानदार ऐड है। और इस ऐड में तो कोई स्पॉइलर है नहीं, इसको दिखा देता हूँ पूरा। तो इसमें एक थोड़ा सा दिखा रखा है कि क्या है इसमें लिखा हुआ, ये ना अप्सरा नहीं बची तो कोई भी नहीं बचेगा, ये तो उसी का यही रूप हमको अच्छा देखने को मिलता है। तो नागराज बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वेदाचार्य जी भंग कर देंगे सर्प यज्ञ। तो ये नाग बाबा हैं, वो कोई सर्प यज्ञ कर रहे हैं, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे नाग बाबा, और सर्प यज्ञ कर रहे हैं। तो ऐसा है कि इसमें सारे इच्छाधारी सर्प जल के मर जाएंगे। तो देखिए हमको ये नागार्जुन दिख रहा है, ये शायद नगीना होगी, विसर्पी भी जा रही है इसमें, लेकिन उसको नागराज रोकने की कोशिश कर रहा है। तो होप है वेदाचार्य जी से, लेकिन वेदाचार्य जी कुछ और ही बोल रहे हैं इसमें, ऐसा नहीं होगा नागराज। वेदाचार्य अब तोसी के साथ है, नाग बाबा जारी रखो ये सर्प यज्ञ। तो
इसका मेरी थ्योरी है, मुझे ऐसा लगता है ऐसा क्यों है, इसमें जो भी इसका कारण रहा हो तो अप्सरा तो निश्चित रूप से कहीं नहीं जाएगी और अंत में मामला सॉर्ट आउट भी होगा और फ्रेंड बन जाएंगे नागराज तोसी और आगे के यूनिवर्स में सब जारी रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वेदाचार्य का वो एंगल होता है ना भारती और विसर्पी वाला, आपको पता ही होगा कि भारती और विसर्पी दोनों से ही शादी होते होते रुक जाती है नागराज की, ऐसा कुछ होता है। और नारायण में भी हमको दोनों का ही इसमें एंगल दिखा रखा है जो फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है। तो वेदाचार्य जी की पोती है भारती, तो ये कहीं ना कहीं भारती की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ लग रहा होगा अगर ये सारे ही सर्प अगर इस कंडीशन में आते हैं तो एक झंझट खत्म हो जाएगी और भारती का रास्ता साफ हो जाएगा। मे बी एक ये कारण रहा हो, लेकिन ऐसे स्वार्थी लगते नहीं है वेदाचार्य, बहुत अच्छी इमेज है इनकी इसमें। तो वो जो भी इवेंट है, चाहे वो स्वार्थ वाला हो या बिना स्वार्थ वाला हो, वो कहीं ना कहीं मानवता के हित में जरूर होता है। जैसे आपने महायुद्ध सीरीज जो त्रिफना सीरीज है उसमें पढ़ी होगी, तो नागराज और विसर्पी का विवाह त्रिफना में होने वाला था लेकिन उसको भी रोक दिया गया। यानी वो विवाह कराने का कारण, चाहे हम कालदूत की बात करें या फिर वेदाचार्य की, वो कारण भी मानवता के हित में था, नागों के हित में था, और उसको फिर रुकवाने का कारण भी मानवता के हित में था। ऐसा कुछ होता है। तो इसमें निश्चित रूप से ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि अगर ये यज्ञ होगा तो काफ़ी कुछ अच्छा होगा, या इसमें कोई हिडन पॉइंट होगा। क्योंकि वेदाचार्य जब त्रिफना सीरीज में उस बच्चे को लेकर भागते हैं विशांक को, तो कालदूत भी पीछे पड़ जाते हैं वेदाचार्य के, और इवन विसर्पी भी बोलती है कि मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। और उस समय लगता है कि वेदाचार्य कुछ गलत कर देंगे, लेकिन फाइनली वो उसको ट्रीट करके नागपाशा के चंगुल से मुक्त करवा देते हैं। तो मे बी इसमें ऐसा होता हो कि ये जलकर मरेंगे नहीं, मे बी इस यज्ञ के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। वेदाचार्य जी क्यों है साथ में, इसका कुछ कारण तो पक्का होगा। और एक आपको तांडव, मैंने अभी जो अग्रज सीरीज का जो रिव्यू किया था, तांडव में एक ऐसा सीन आता है, नागराज का कह रहा तांडव, जो 3 पार्ट की सीरीज थी, कि नागराज के साथ होते हैं एक वृद्ध जो लगते हैं कि वेदाचार्य के बेटे थे। और उसमें जब 2 पार्ट एंड हो जाते हैं, 3rd पार्ट की शुरुआत में नागराज बोलता है कि अब हम 2 हैं और तुम एक, तंत्रता एक विलेन होता है उसको, तो एकदम से वो चेंज हुआ था, बोलता नहीं अब हम 2 हैं और तुम एक हो। वो उस सीन की भी याद आएगी, वेदाचार्य जी एकदम से बदल गए देखिए भाई, नागराज भी इतनी मेहनत कर रहा है, देखो हालत देखो नागराज जी क्या हो गई है ऊपर लड़ते लड़ते। और वो बोला कि चिंता कुछ नहीं है, ऐसा होने से पहले दादा वेदाचार्य यज्ञ भंग कर देंगे तोसी। और वेदाचार्य जी देखिए यहाँ पे, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, नागराज वेदाचार्य अब तोसी के साथ है, नाग बाबा जारी रखो सर्प यज्ञ। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने थ्योरी बनाई है या जो भी है उसके आंसर हमें मिलेंगे सर्प यज्ञ में। और अब तो ये हमको ये 2022 में ही मिलेगा। और इसके बाद आएगी सुपर कमांडो ध्रुव की मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज़ जिसका नाम है प्रेम ग्रंथ, उसका बहुत शानदार ऐड है। और पहले ये इंटरनेट पे फेसबुक पे शेयर हुआ था आर्टवर्क, लेकिन इसमें ये कैप्शंस नहीं थे, तो लोग अनुमान लगा रहे थे कि चीज़ क्या है। तो ये नताशा, काफ़ी लोगों ने बोला था कि नताशा ही होगी, क्योंकि जब ध्रुव की शादी की बात आती थी तो नताशा ही उसमें आती है। ब्लैक कैट भी आती है पर उसका अभी तक इतना कोई एंगल आया ही नहीं है। और ये नक्षत्र है जिन्होंने ध्रुव को पकड़ रखा है। धनंजय पैराशूट को फाड़ रहा है और इसमें ना ये रिंग निकल रही है, और इसकी थ्योरी भी आपने पढ़ी सुन लिया होगा सबके मुंह से। स्पाइडरमैन जो टोबी मैगवायर की मूवी थी, सैम रेमी ने जो डायरेक्ट करी थी, स्पाइडरमैन 1 and 2 and 3 2007 में मूवी आई थी, उसमें वो सीन काफ़ी शानदार आता था कि स्पाइडरमैन जो कि पीटर पार्कर होता है वो, और हैरी ऑसबॉर्न जो उसका दोस्त होता है, ग्रीन गॉब्लिन का बेटा, तो उनको पता होता है आपस में, इसमें कोई सीक्रेट नहीं होता कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, ये पता होता है हैरी को भी और मेरी जेन वॉटसन को भी। उसमें ऐसा होता है कि मेरी जेन वॉटसन को प्रपोज करने वाला तो है पीटर पार्कर, और उसका दोस्त ही उस समय थोड़ी सी भिड़ंत सी हो रही थी, पहला ही सीन होता शायद, और उसके हाथ से एक रिंग गिर जाती है। वो सीन काफ़ी आइकॉनिक था और आपने काफ़ी अब यूट्यूब वगैरह पे देख ही लिया होगा। सेम वैसा इसमें मुझे फील इसलिए आया क्योंकि देखिए ये भी इसका दोस्त है धनंजय ध्रुव का, और इसमें ये नताशा को मार देना चाहता है, या फिर मारना मतलब उसका मतलब है कि शादी नहीं होनी चाहिए इनकी, तो ये रिंग उछल रही है, तो इसको देख करके उसकी याद आती है। और प्लस जो हैरी का जो रोल किया था जिन्होंने एक्टर ने स्पाइडरमैन 3 में, उनका फेस कट इस सीन से इनके फेस कट से काफ़ी मिलता है। खैर छोटा सा इंस्पिरेशन है, और अगर इंस्पिरेशन भी है तो बाय द वे मुझे काफ़ी पसंद थी वो स्पाइडरमैन वाली जो ईयर 2002, 4 and 3 में जो 3 मूवी की सीरीज़ आई थी, बहुत पसंद थी। और अगर उसी से हल्का सा इंस्पायर हो गए अनुपम जी कोई अगर बड़ी सी सीरीज़ बनाते हैं तो बेस्ट सीरीज़ होगी मेरे लिए। सुपर कमांडो ध्रुव की प्रेमगंज सीरीज़ का भी वेट रहेगा। तो ये पूरी कॉमिक्स अपने आप में ट्रीट है, इतना शानदार कवर आर्ट, बैक में हालांकि पहले का आर्ट यूज़ किया गया है। अच्छा, इसमें कुछ समरी भी दी हुई है, ये पढ़ा नहीं था मैंने, पढ़ लेते हैं। पाताल विष के प्रभाव से शैन्य खत्म हो रही है नाग सम्राट नागराज की ज़िंदगी, और अप्सरा के वियोग से शैन्य खत्म होती पाताल सम्राट तोसी की ज़िंदगी। दोनों के सामने है लक्ष्य, अपनी ज़िंदगियों को वापस पाने का एक महाटकराव अवश्यंभावी है, अब होने जा रहा है सर्पद्वंद। तो ये तो कोई स्पॉइलर हुआ ही नहीं, खुद देखो इसमें रिवील कर दिया गया बैक कवर पे, और बहुत शानदार ट्रीटमेंट मिला है इसको। और इसके दो ही ऐड हैं इसमें, एक बैक कवर में है और एक ये बहुत शानदार, दोनों ऐड शानदार सीरीज़ को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ मेरा एक ये रिव्यू मैं एंड करता हूँ सर्पद्वंद का।
और वेट है मुझे सर पी का। कोई भी अगर आपको और कुछ कमेंट में आप डिस्कस करना चाहे तो कर सकते हैं मुझसे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।